Hello everyone, a very good morning to all of you. We'll be starting a new chapter, that is Financial and Accounting System. आज हम बातचीत करेंगे एक नए चैप्टर के बारे में, दैट इज फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग सिस्टम. नाउ बिजनेस पर्सपेक्टिव से अगर अपने बात करें, फाइनेंशियल और अकाउंटिंग जानकारी होना, उसके बारे में रेलिवेंट इंफॉर्मेशन होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि फाइनेंशियल और अकाउंटिंग की अगर अपने बात करें, फाइनेंस या अकाउंट्स की अगर अपने बात करें, तो इट फॉर्म द बेसिस ऑफ द, या कह सकते हैं बैकबोन ऑफ द बिजनेस, क्योंकि उसी के ऊपर सारी चीजें निर्भर रहती हैं कि क्या फाइनेंस एस्पेक्ट है, क्या अकाउंटिंग किस तरीके से की जा रही है, कैसे की जा रही है और प्रॉपर वे और सिस्टम के साथ कैसे की जा रही है, वो सारी रेलिवेंसी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होती है. इस चैप्टर में हम बातचीत करेंगे धीरे धीरे, स्लोली एंड ग्रेजुअली, विद रिगार्ड टू सिस्टम के बारे में, ईआरपी सिस्टम के बारे में डिस्कशन करेंगे, फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिस्टम के बारे में बातें करेंगे, और अदर रिस्क और कंट्रोल क्या क्या होते हैं, कैसे उन्हें इनकॉर्पोरेट इंप्लीमेंट किया जाए, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे. नाउ सिंपल सी बात है, कॉमन सा एग्जांपल लेते हैं. हर एक इंसान का हर एक नजरिया होता है, अलग होता है, जो कि दूसरे इंडिविजुअल से, दूसरे बंदे से डिफरेंट होता है. ऑब्वियस सी बात है, किसी चीज को आप जैसे व्यू करते हो, सामने वाला जरूरी नहीं है उसे उसी रूप में उसी तरीके से व्यू करे. एग्जाम्पल मैम, फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मार्केट में प्रोडक्ट बेच रहे हो, सेल कर रहे हो, आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, एक नया कॉम्पिटिटर उभर करके मार्केट में आया, अब वो भी मार्केट में स्टेप इन किया है, तो उसके एग्जिस्टेंस का, उसका मार्केट में आने का रेलेवेंस या उसको व्यू आप इस तरीके से भी कर सकते हो कि भाई अभी तक हम मार्केट में compete कर रहे थे, मेरी सेल हो रही थी, मेरे कस्टमर सेटअप थे, अब दूसरे कंपटीटर के आने से मेरे को थोड़ा सा प्रॉफिट में नुकसान होगा, सेल में नुकसान होगा, क्योंकि सेल मेरी बट जाएगी, ऑब्वियस सी बात है, तो मेरा मुनाफा उतना नहीं होगा. या तो आप इसको इस तरीके से लो, या तो आप इसे इस तरीके से लो कि भले कोई कॉम्पिटिटर मार्केट में क्यों ना उभर के आया हो, उसके आने से अब मेरी जो पोटेंशियल है काम करने की, परफॉर्म करने की काबिलियत, एबिलिटी, और ज्यादा हम फोकस्ड हो जाएंगे, और ज्यादा हम अच्छे तरीके से प्रॉपर वे में काम करेंगे. दैट इज एग्जिस्टेंस या इमर्जेंस ऑफ अ न्यू कॉम्पिटिटर कैन बी कंसिडर्ड एज अ थ्रेट. एक डर भी रूप में व्यू किया जा सकता है कि भाई कॉम्पिटिटर आ गया तो मेरा मार्केट शेयर और मेरा प्रॉफिट जो कि है वो डिवाइड होगा. या तो इसे आप एक अपॉर्चुनिटी के रूप में भी ले सकते हो. कैसी अपॉर्चुनिटी? बेटर परफॉर्म करने की, बेटर ग्रोथ के लिए, और ज्यादा एडवांटेजियस होगा. या तो आप उसे इस तरीके से इस रूप में लें. तो बोथ आर द सीन सिनेरियो. हर इंसान का अलग अलग पर्सपेक्टिव होता है. सिमिलरली अगर हम बात करें रिक्वायरमेंट, जरूरत की चीज अगर बात करें, डिफरेंट रिक्वायरमेंट फ्रॉम डिफरेंट पर्सन, किस तरीके की रिक्वायरमेंट कैसे किस रूप में किन की होती है. अगर अपने बात करें अकाउंटेंट व्यू पॉइंट से, अकाउंटेंट के व्यू पॉइंट से, इस चैप्टर में अपने लोग फाइनेंशियल और अकाउंटिंग सिस्टम के बारे में बातचीत करेंगे और उसी के ऊपर बेस रख करके आगे का डिस्कशन करेंगे. देखो, आप अगर एक अकाउंटेंट हो तो आपके ओपिनियन में, आपके व्यू में क्या चलेगा? दिमाग में केवल कैलकुलेशंस, प्रॉफिट एंड लॉस, P&L और बैलेंस शीट ही चलती रहेगी. तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट जो की है, अकाउंटेंट के नजरिए से, उसके व्यू पॉइंट से आराम से इजीली प्रिपेयर हो जाना चाहिए, बिना बहुत ज्यादा समय लगाए, बिना बहुत ज्यादा एफर्ट लगाए. ये उसका व्यू पॉइंट है, ये उसकी सोच है, जो कि दूसरे की नहीं होती है, परंतु वो उस काम में, उस प्रोफेशन में कैपेबल है, लायक है, तो उसे ये लगता है कि भाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट जो की है, जो कि बनाया जा रहा है, जो कि प्रिपेयर करना है, आराम से स्मूथली प्रिपेयर हो, बिना बहुत ज्यादा टाइम और एफर्ट लगाए हुए.
ऑन द अदर हैंड अगर अपने बात करें ऑडिटर्स व्यू की, अगर आप एक ऑडिटर हो, इफ यू आर एन ऑडिटर, आप क्या देखोगे? ऑडिटर वुड व्यू या वुड बी ऑफ द ओपिनियन विथ रिगार्ड टू द करेक्टनेस एंड एक्यूरेसी। उसको प्रिपरेशन से मतलब नहीं है, उसको एक्यूरेसी चेक करनी होगी ना। अकाउंटेंट का काम है वो प्रिपेयर करना। ऑडिटर वुड सी द एक्यूरेसी विथ रिगार्ड टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट कि वो करेक्ट है एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। सिमिलरली ऑन द अदर हैंड अगर आप बिजनेस ओनर हो, अगर आप बिजनेस ओनर हो तो आपको क्या लेना देना रहेगा या आपका क्या व्यू पॉइंट रहेगा कि भाई हमको इससे मतलब नहीं है क्या चल रहा है कैसे चल रहा है। जब भी मेरे को डिसीजन लेने के पर्पस के लिए, जब भी मेरे को इंफॉर्मेशन चाहिए, जब भी मेरे को जानकारी चाहिए, मेरे को सही समय पे वो जानकारी प्राप्त हो। अकाउंटेंट अपना काम करे, ऑडिटर उसकी एक्यूरेसी देखे, मेरे को उन कागज पत्तर की जब भी जरूरत हो डिसीजन मेकिंग पर्पस के लिए, निर्णय लेने के पर्पस के लिए, मेरे को वो उपलब्ध हो। समझ में आ रहा है? तो हर किसी का अलग अलग व्यू पॉइंट है, ऑडिटर का अलग है, अकाउंटेंट का अलग है, बिजनेस ओनर का अलग होता है। डोंट टेल मी कि मैम इस पार्ट से यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं, यहाँ से कोई क्वेश्चन उभर के इमर्ज होकर के नहीं आएंगे। स्लोली एंड ग्रेजुअली आई विल बी डिस्कसिंग कि कहाँ से क्वेश्चन उभर के आ सकते हैं। तो यहाँ हमने केवल एक ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग ली विथ रिगार्ड टू द फैक्टर कि ओपिनियन डिफर्स विथ रिगार्ड टू पर्सन। ठीक, नाउ कमिंग अहेड विथ रिगार्ड टू द टर्म दैट इज सिस्टम। सिस्टम का मतलब क्या होता है? नॉर्मल लेमैन लैंग्वेज में अगर अपने बात करें, सिस्टम का मतलब क्या समझते हो बिना किताबी जानकारी हुए नॉर्मल भाषा में अगर अपने बात करें, सिस्टम का मतलब क्या होता है? सिस्टम से चलना है, सिस्टम से काम होगा। सिस्टम मतलब तरीका, कायदा, कानून, जिसके बेसिस पे काम होगा। तुमको फॉर एग्जांपल कॉलेज में एडमिशन चाहिए, सिस्टम होता है, सिस्टम होता है कि आपका बेसिकली क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, उसके लिए फॉर्म उठाया आपने, पहले रिक्वायरमेंट देखी जाती है, उसके लिए एलिजिबिलिटी अगर आपका होता है कि नहीं होता है उस पर्टिकुलर के लिए, लिस्ट निकलती है, फिर आपको उस लिस्ट में नाम आता है, फर्दर की प्रोसीजर होती है, फीस सबमिशन वगैरह होता है, तो एडमिशन होता है। नॉर्मल सा एग्जांपल ले रहे हैं, सिस्टम होता है। तुम जाते हो शॉपर्स मार्ट में या तुम जाते हो फॉर एग्जांपल बिग बाजार में या किसी रिलायंस आउटलेट में जाते हो, क्या सिस्टम होता है? सामान जो भी है खरीदा आपने, पॉली बैग में वो जो कैरी बैग रहता है उसमें इकट्ठा करते हो जो जो सामान आपको खरीदना है, ट्रॉली में आप सामान डालते हो, बिलिंग काउंटर पे जाते हो, वो आपके सामान को बारकोड को स्कैन करता है, बिल निकालता है, पेमेंट करते हो, सिस्टम। तो वही सिस्टम होता है। सिस्टम का मतलब, अब इसे इंग्लिश लैंग्वेज में अगर अपने बात करें, डिस्कशन डिस्क्राइब करें, सिस्टम इज अ सेट ऑफ प्रिंसिपल या प्रोसीडियर एज पर विच समथिंग इज डन। नियम, कायदा, कानून जिसके अनुसार कोई चीज की जाती है, एन ऑर्गेनाइज स्कीम या मेथड, प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप इसे ऐसे काम किया जाएगा। तो क्या हम कह सकते हैं? अ सेट ऑफ डिटेल्ड मेथड एंड प्रोसीडियर। A set of detailed method या procedure to carry on certain या specific activity. It is organized, purposeful structure that consists of interrelated and interdependent elements. All systems generally have input, output and feedback mechanism. कुछ इनपुट डाला जाएगा, उसका आउटपुट निकल के आएगा और फिर उसका फीडबैक मैकेनिज्म भी होता है हर सिस्टम में। साथ ही साथ अंदरूनी या इंटरनल प्रोसीडियर विथ रिगार्ड टू द चेंजिंग एनवायरनमेंट और बदलाव के लिए
केपेबल होना चाहिए, सामर्थ्य होना चाहिए कि बदलते सीन सिनेरियो एनवायरनमेंट के साथ कोप अप करने के लिए क्या सिस्टम केपेबल है कि नहीं है. Have boundaries that are usually defined by the system observer. एक दायरा, एक बाउंड्री जो कि जिसके अंदर ही काम किया जाए, वो सिस्टम ऑब्जर्वर जिसने उसे लिया है, जिसने उसे इंप्लीमेंट किया है, वो उसकी निगरानी देखरेख करेगा. टॉकिंग अबाउट विथ रिगार्ड टू कंप्यूटर सिस्टम की अगर अपने बात करें, सिमिलरली सिस्टम का मतलब क्या होता है कि आपको सिस्टम में इनपुट डालना होगा, उसके बाद उसको आउटपुट निकल करके आएगा. सिस्टम की अगर नॉर्मल लैंग्वेज में अगर अपने बात करें, कंप्यूटर सिस्टम की अगर अपने बात करें, तो इनपुट जो कि आप डालते हो, जिसके बेसिस पे प्रोसेस होकर के आउटपुट निकलता है. साथ ही साथ एक्सटर्नल चेंजेस एनवायरनमेंट की अगर बात करें, उससे केपेबल या उसके फैक्टर्स हो सकते हैं डील करने के लिए. साथ ही साथ विथ रिगार्ड टू बाउंड्रीज, दायरा जिसके विद इन विच द फंक्शनिंग हैज टू बी डन और टेकन इनटू अकाउंट. अब सिस्टम में कंसिस्ट ऑफ सब सिस्टम भी होते हैं, छोटे छोटे उसके अंदर सब सिस्टम भी होते हैं जो कि which are a part of the larger system. Now, human body is a natural and complete system. Ecosystem के बारे में सुना है, we have heard the word about ecosystem. Every human body is a part of ecosystem. Ecosystem क्या होता है? वो लोग, वो प्राणी जिनके बेसिस पे ये इकोसिस्टम बना है. लिविंग पर्सन, प्लांट्स, एनिमल्स, ऑर्गेनिजम्स, साथ ही साथ नॉन लिविंग एनवायरमेंट जिससे वो इंटरैक्ट करते हैं. तो ये सब नॉर्मल सी बात है विथ रिगार्ड टू सिस्टम. एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सिस्टम के ऊपर कोई क्वेश्चन आना नहीं है, केवल तुमको पर मतलब जानना चाहिए. इट इज अ सेट ऑफ डिटेल्ड मेथड या प्रोसीजर फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ अ स्पेसिफिक एक्टिविटी. इट कंप्राइज ऑफ वेरियस सब सिस्टम विच फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ द लार्जर सिस्टम. सिस्टम के लिए बेसिकली इनपुट आउटपुट फीडबैक मैकेनिज्म होना चाहिए, बदलते इन्वायरमेंट को डील करने की सामर्थ्यता होनी चाहिए, साथ ही साथ गाइडलाइंस या बाउंड्रीज हैज टू बी सेट जो कि सिस्टम ऑब्जर्वर इंश्योर करेगा. फुल स्टॉप. इतनी ही जानकारी होना आवश्यक है. नाउ गोइंग अहेड विथ रिगार्ड टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज प्रोसेस. प्रोसेस का मतलब क्या होता है? प्रोसेस सीक्वेंस कह सकते हैं, सीरीज में या सीक्वेंस में ऑफ इवेंट्स दैट यूजेस इनपुट टू प्रोड्यूस आउटपुट. इस प्रोसेस से काम करना है, इस तरीके से काम करना है, इस सीरीज में काम करना है. स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 ऐसे काम करना है. आपको स्किप नहीं कर सकते आप कोई स्टेप को. अगर कोई स्टेप आपने स्किप किया तो वो फिर फाइनल आपको रिजल्ट नहीं देगा. सिंपली अगर आप सिस्टम को इनपुट नहीं दोगे, अगर आप डिटेल्स नहीं प्रोवाइड करोगे, तो प्रोसेसिंग क्या होगी? प्रोसेसिंग तो हो नहीं पाएगी, क्योंकि इनपुट में ही दिक्कत थी जो आपने डाला, और आउटपुट आपको डिजायर्ड ऑब्टेन नहीं होगा क्योंकि देयर इज अ deficiency, there is a loophole with regard to the procedure. Process is defined as a sequence of event. It is coordinated and standardized flow of activities performed by people. या तो लोग करते हैं या मशीन करती है. लोग भी तो इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप काम करते हैं, प्रोसेस भी उसी तरीके से मशीन द्वारा किया जाता है. which can traverse functional or departmental boundaries to achieve a business objective and create value for customers. तो कह सकते हैं प्रोसेस इज अ सीरीज और सीक्वेंस ऑफ इवेंट. इट इज अ सीरीज और सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स. इट इज coordinated and standardized flow of activities. परफॉर्म बाय पीपल और मशीन. तो दो शब्दों के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की. पहला सिस्टम, दूसरा प्रोसेस. सिस्टम का मतलब क्या होता है? सेट ऑफ डिटेल्ड मेथड या प्रोसीडियर जिसके बेसिस पे सर्टेन एक्टिविटी या सर्टेन फंक्शनिंग हैज टू बी डन. प्रोसेस का मतलब क्या होता है? सीक्वेंस, किस सीरीज में, किस लाइन में, किस स्टेप बाय स्टेप उसे पूरा किया जाएगा. वो प्रोसेस या तो पीपल
पीपल द्वारा किया जाएगा या तो मशीन द्वारा कैरी ऑन किया जाएगा. नाउ कमिंग अहेड टू द नेक्स्ट डिस्कशन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज टाइप्स ऑफ डेटा या डाटा की अगर हम बात करें, इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे. आई होप यू गाइज हैव नोटेड डाउन. इसको बहुत ज्यादा याद नहीं करना है सिस्टम और प्रोसेस को, बट इसकी जानकारी होना रेलिवेंट है. छोटे क्वेश्चन के रूप में अगर पूछ लेता है एग्जामिनेशन में तो आप ब्लैंक नहीं हो जाओगे. यू वुड बी इन अ पोजीशन टू राइट समथिंग. इधर उधर की चीजें लिखने से अच्छा है कि जो चीजें कंटेंट जो बताया गया है वही आप एग्जामिनेशन में लिखें. नाउ डेटा दो प्रकार का, पहला मास्टर डेटा, दूसरा नॉन मास्टर डेटा. डेटा दो प्रकार का होता है. डेटा इज वेरी यूजफुल फॉर द पर्पस ऑफ, कह सकते हैं डिसीजन मेकिंग पर्पस के लिए. डेटा रॉ फैक्ट्स होते हैं, कई फॉर्म में होते हैं, फैक्ट्स, फिगर्स, नंबर्स, सिंबल, किसी भी रूप में हो सकते हैं. इसके बारे में हमको आपसे डिस्कशन करने की जरूरत नहीं. डेटा का आपको मतलब पता है, जो कि बहुत आवश्यक होता है, डिसीजन मेकिंग पर्पस के लिए रेलिवेंट होता है. अब उसको किस तरीके से आप इस्तेमाल करते हो फॉर योर पर्पस, दैट वुड डिपेंड अपॉन द रिक्वायरमेंट. हम यहाँ बात कर रहे हैं दो प्रकार के डेटा के बारे में, मास्टर डेटा, नॉन मास्टर डेटा. मास्टर डेटा क्या होता है? मास्टर डेटा बेसिकली वो डेटा या डाटा होता है जो कि परमानेंट नेचर का होता है. परमानेंट नेचर का मतलब लगातार बदलने वाला या फ्रीक्वेंटली बदलने वाला नेचर का डेटा नहीं होता है, मतलब बहुत समय तक चलने वाला डेटा. हाँ, ऑन द अदर हैंड नॉन मास्टर डेटा क्या होता है? वो डेटा जो कि नॉट परमानेंट हो, परमानेंट नेचर का नहीं होता है, लगातार फ्रीक्वेंटली चेंज होगा, एक जैसा नहीं रहेगा, एक जैसा नहीं रहेगा. मैम कुछ एग्जांपल दीजिए मास्टर डेटा और नॉन मास्टर डेटा के बारे में अगर बात करें. सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, अपनी पर्सनल लाइफ का एग्जांपल लो. तुम्हारा नाम, तुम्हारे माता पिता का नाम, तुम्हारा ब्लड ग्रुप बदलता रहेगा क्या? सेम रहेगा. मास्टर डेटा. नॉन मास्टर डेटा, तुम्हारी हाइट, तुम्हारा वेट, ये सारी चीजें बदलती रहेंगी. दोज आर नॉन मास्टर डेटा विच वुड कीप ऑन चेंजिंग. डेट ऑफ बर्थ आपका अलग, आपके माता पिता का अलग, सबका अलग अलग होता है. तो दैट इज चेंजेबल, दैट इज नॉट परमानेंट फॉर्म इन नेचर एंड दैट कीप्स ऑन चेंजिंग फ्रीक्वेंटली. तो क्या हम कह सकते हैं डेटा कैन बी कैटेगराइज्ड. पहले डेटा के बारे में एक दो लाइन लिख देते हैं. Either in the form of symbols, numbers, pictures, videos, which are useful for decision making, sorting or segregating of data for the purpose of requirement. अब डेटा जिसको आपने छांट लिया, जिसको आपने सेग्रीगेट कर लिया, जिसको आपने अपने पर्पस के लिए निकाल लिया, अब वो इंफॉर्मेशन के रूप में हो गया. जो जानकारी, जो इंफॉर्मेशन, जो बेसिकली कह सकते हैं जानकारी प्राप्त करनी थी, अब उन डेटा में से सब डेटा तो रेलिवेंट नहीं होते ना. जिसकी जानकारी आपको चाहिए या जो आपके लिए आवश्यक है उसको आपने सॉर्ट किया, उसको आपने सेग्रीगेट किया, वो अब इंफॉर्मेशन के रूप में बदल गया. रॉ फैक्ट्स बेसिकली होते हैं. डेटा को अगर कैटेगराइज करें,
मास्टर डाटा स्टोरिंग जो कि होती है, जो रखा जाता है बेसिकली, डाटा दो प्रकार से, दो रूप में स्टोर किया जाता है। डेटा की स्टोरेज की अगर अपने बात करें, उसकी कैटेगराइजेशन दो भागों में है। डेटा को या तो आप परमानेंट नेचर में स्टोर करते हो या तो नॉन परमानेंट नेचर में स्टोर करते हो। परमानेंट नेचर में जब स्टोर करते हो वो मास्टर डेटा होता है। It is of permanent nature and is not expected to change frequently. Non-master data, non-permanent in nature, and it is expected to change frequently. एग्जाम्पल मैंने लिया ही, आपका नाम, आपके माता पिता का नाम, वो सारे मास्टर डेटा है। ऑन द अदर हैंड डेट ऑफ बर्थ, हाइट, वेट, ये सब नॉन मास्टर डेटा है, परमानेंट नेचर के नहीं है। आपकी लाइक्स, डिसलाइक। नाउ मास्टर डेटा का कैटेगराइजेशन फर्दर अगर अपने बात करें, चार भागों में कैटेगराइजेशन है। अकाउंटिंग, इन्वेंट्री, पेरोल, स्टैट्यूटरी। अकाउंटिंग, इन्वेंट्री, पेरोल और स्टैट्यूटरी। अकाउंटिंग, इन्वेंट्री, पेरोल और स्टैट्यूटरी मास्टर डेटा। अब ये क्या क्या होते हैं, कैसे, इनके बारे में डिस्कशन करते हैं। अकाउंटिंग मास्टर डाटा की अगर अपने बात करें, इसमें क्या होता है, लेजर होते हैं, ग्रुप्स होते हैं बेसिकली। फॉर एग्जांपल ये लेजर जो कि एक बार बनाए गए हैं, एक बार क्रिएट कर गए हैं, अब इनको या इनमें चेंजेस, बदलाव बहुत जल्दी एक्सपेक्ट नहीं किया जाता। फॉर एग्जांपल कैपिटल लेजर एक बार बना दिया गया, अब इसमें बहुत फ्रीक्वेंट चेंजेस तो नहीं होंगे, तो ये मास्टर डेटा है। कैटेगरी अकाउंटिंग का मास्टर डेटा, जो कि लेजर एक बार बना दिया गया, बार बार इसमें बदलाव और चेंजेस नहीं होंगे। सिमिलरली अदर लेजर्स की अगर हम बात करें, सेल परचेज की अगर अपने बात करें, एक्सपेंस इनकम लेजर की अगर अपने बात करें, इनको एक बार बनाया जाता है, अब इनमें फ्रीक्वेंट चेंजेस एक्सपेक्ट नहीं किए जाते। दीज आर नॉट एक्सपेक्टेड टू चेंज फ्रीक्वेंटली। ओपनिंग बैलेंस जो कि है प्रीवियस ईयर का कैरी फॉरवर्ड जो कहीं होकर के आता है, एंड इट इज नॉट एक्सपेक्टेड टू चेंज। तो ये अकाउंटिंग में मास्टर डेटा, यानी कि लेजर्स विच आर वंस क्रिएटेड आर नॉट एक्सपेक्टेड टू चेंज फ्रीक्वेंटली। लेजर्स और ग्रुप्स once created are not expected to change frequently. Capital ledger या other ledger of sales, purchase, इनकम या एक्सपेंसेस वाला ना। इन्वेंट्री मास्टर डेटा की अगर अपने बात करें, स्टॉक का आइटम जो की है, स्टॉक ग्रुप जो की है, गोडाउन जो की है। अब स्टॉक आइटम का मतलब क्या होता है, एक बार जो कि खरीद हो गया, एक बार खरीदा जा गया,
और जिससे खरीदा गया किस पर्पस के लिए, बेचने के पर्पस के लिए। स्टॉक तुम अपने लिए थोड़ी रखे हो, स्टॉक को रखे हो, खरीदे हो, अब उसको सेल करोगे। द थिंग विच इज बॉट फॉर द पर्पस ऑफ बीइंग सोल्ड फॉर बिजनेस पर्पस। इफ अ पर्सन अगर कोई बिजनेस में है, डील करता है बेसिकली, फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में डील करेगा, तो उसका स्टॉक वही इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस इक्विपमेंट होगा, अब दूसरा स्टॉक थोड़ी हो जाएगा। अब मेरे हस्बैंड का मेडिसिन का काम है, तो उनका स्टॉक क्या होगा, उनके लिए दवाइयां ही ना होंगी कि टीवी फ्रिज हो जाएगा। जिस काम में वो डील कर रहे हैं उनके लिए वही स्टॉक रहेगा जिस काम में वो डील करे, जिसकी खरीद हुई है फॉर द पर्पस ऑफ सेलिंग। तो अगर मेरे हस्बैंड का बिजनेस है मेडिसिन का, तो उनके लिए स्टॉक क्या होगा, इन्वेंट्री क्या होगी, मेडिसिन होगी, विच इज नॉट एक्सपेक्टेड टू चेंज फ्रीक्वेंटली। ऐसा थोड़ी कि आज दवाई बेच रहे हैं कल फ्रिज बेचेंगे, इट इज नॉट एक्सपेक्टेड टू चेंज सो फ्रीक्वेंटली। यानी कि इन्वेंट्री की अगर बात करें, स्टॉक आइटम्स stock groups, godowns, which are not expected to change frequently. Stock bought for the purpose of selling. जो खरीदा गया है स्टॉक किस लिए, बेचने के लिए। दवाई का स्टॉक है तो दवाई बेचने के लिए ना ली गई, उसका स्टॉक किस लिए मेंटेन किया गया, रखने के लिए थोड़ी मेंटेन किया गया। तो वो जिस काम में है उनके लिए वही स्टॉक है, वही इन्वेंट्री है, जो कि फ्रीक्वेंटली चेंज नहीं होगी। तो अल्टीमेटली ये क्या है, मास्टर डेटा। पर कौन सी कैटेगरी का, इन्वेंट्री मास्टर डेटा। सिमिलरली अकाउंटिंग वाला मास्टर डेटा, लेजर्स ग्रुप्स जो कि क्रिएट किए गए हैं, एक बार कंटिन्यूअसली चेंज या बदलाव नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल पेरोल। नेक्स्टली पेरोल मास्टर डेटा की अगर अपने बात करें, पेरोल मास्टर डेटा समझ रहे हो क्या, मेरे एम्प्लॉय हैं, अब उनको कितनी सैलरी मिलेगी, उनको बेसिकली उनका क्या पे स्ट्रक्चर है, पे हेड है, किस बेसिस पे मिलेगा, लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय, ग्रुप ऑफ एम्प्लॉय जो कि मेरे यहाँ काम कर रहे हैं, अब उनका रिकॉर्ड मेरे पास रखा गया है। अब उनकी सैलरी में हर महीने थोड़ी बदलाव होता है, सैलरी फिक्स हो गई वो सैलरी चलेगी। मैम चेंज भी तो होता है, इंक्रीमेंट भी तो होता है, मानते होता है, पर फ्रीक्वेंट नहीं होता है ना। हर दूसरे महीने थोड़ी इंक्रीमेंट करके दे रहे, ले तेरे को और इंक्रीमेंट करके दिया और तेरे से ज्यादा खुश होगा, नहीं। इंक्रीमेंट होता है, एडिशंस मिलते हैं उनको, बेनिफिट्स मिलते हैं उनको, बट सच एडिशंस, सच इंक्रीमेंट्स आर नॉट एक्सपेक्टेड टू चेंज फ्रीक्वेंटली। Employee salary structure, pay heads, which are not expected to change frequently. स्टैट्यूटरी मास्टर डेटा की अगर अपने बात करें, लॉ के कंटेक्स्ट में, स्टैट्यूट के कंटेक्स्ट में, जो नियम कायदा कानून लॉ का मेरे ऊपर एप्लीकेबल होता है, जिसको हमें पूरा करना है, अलग अलग तरीके के टैक्सेस होते हैं, अलग अलग तरीके के लॉ एप्लीकेबल होंगे, तो वो लागू रहेंगे। ऐसा नहीं है कि आज लागू हो रहा है तो कल लागू नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल जीएसटी वगैरह, टीडीएस, टीसीएस, ये सारे परमानेंट नेचर के डेटा है। इसमें चेंजेस या इसमें बदलाव कह सकते हैं आर नॉट मेड फ्रीक्वेंटली। These control on this data are statutory changes which are made by the government. We do not have control on this data and not frequent changes can be made. So again these are master data. Taxes and duties created by statute over which we have no control are not expected to change frequently. तो अभी तक अपने को ये बात तो क्लियर है, डेटा का स्टोरेज दो प्रकार से होगा।
मास्टर डेटा में और नॉन मास्टर डेटा में। मास्टर डेटा मतलब परमानेंट नेचर वाले डेटा जो कि कंटिन्यूअसली चेंज या फ्रीक्वेंटली चेंज, बदलाव उसमें नहीं होगा। मास्टर डेटा को 4 भागों में बांटा गया, अकाउंटिंग मास्टर डेटा, दूसरा इन्वेंट्री मास्टर डेटा, तीसरा पेरोल मास्टर डेटा, चौथा स्टैट्यूटरी मास्टर डेटा। अकाउंटिंग मास्टर डेटा की अगर अपने बात करें, लेजर्स जो कि क्रिएट किए गए, ग्रुप जो कि क्रिएट किए गए, एक बार बन गए, उसमें बदलाव अब नहीं होगा, उसमें बदलाव अब नहीं होगा। कैरी फॉरवर्ड जो होकर के आ रहा है वो सेम रहेगा, चेंज नहीं होगा, उसमें फ्रीक्वेंट चेंजेस नहीं होते हैं। पेरोल मास्टर डेटा की अगर अपने बात करें, बेसिकली पेरोल में मास्टर डेटा एम्प्लॉय को कितना सैलरी, कितना पेड, कितना स्ट्रक्चर है, एम्प्लॉय का नाम, ग्रुप ऑफ एम्प्लॉय एक बार बन गया, रेगुलरली फ्रीक्वेंटली बदलाव नहीं होगा। इन्वेंट्री मास्टर डेटा, स्टॉक का आइटम, स्टॉक का ग्रुप, गोडाउन, जिस काम में हम हैं, मेरे लिए वही इन्वेंट्री स्टॉक है जिसमें हम डील कर रहे हैं, जो कि हम खरीद रहे हैं बेचने के पर्पस के लिए, तो वो परमानेंट नेचर का है, फ्रीक्वेंटली चेंज नहीं होगा बेसिकली। ऑन द अदर हैंड स्टैट्यूट लॉ द्वारा मेरे को जो नियम कायदा कानून फॉलो करना है, टैक्सेस ड्यूटीज पे करना है, वो कंटिन्यूअसली चेंज नहीं होंगे। तो ये सारे होते हैं मास्टर डेटा के कैटेगरी के अंदर। नॉन मास्टर डेटा के बारे में हम बात कर ही चुके हैं, which is expected to change frequently again and again over a period of time। मैम इसका तो आप एग्जांपल दे दी, इसका एग्जांपल सिंपल है, टाइम और अमाउंट। टाइम और अमाउंट, एक बार मेरे से कोई कस्टमर अगर सामान खरीद रहा है तो वो क्या, या अमाउंट जितना खरीद रहा है उतना ही अमाउंट का हर बार खरीदेगा, वही टाइम पे खरीदेगा क्या? क्या उसको पंडित जी ने बोला है? नहीं। तो मेरा जो ट्रांजैक्शन हो रहा है उसका समय, उसका अमाउंट बदलेगा और बहुत जल्दी जल्दी बदलेगा। एक अमाउंट तो रहेगा नहीं ट्रांजैक्शन का, एक समय पे तो इनकर करेगा नहीं, फ्रीक्वेंटली चेंज होगा। दैट इज नॉन मास्टर डेटा। टाइम एंड अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शन और इवेंट which is expected to change frequently। Please note it down। इसको आप इसी तरीके से याद करेंगे। ये 2-3 पन्ने की बातें मैंने एक चार्ट फॉर्म में आपको बता दी है ताकि आप इजीली आसानी से याद कर सके। इसीलिए हम बता रहे हैं क्योंकि थ्योरी पेपर में जितनी चीजों को कंप्रेस्ड वे में याद करोगे, कंप्रेस्ड वे का ये मतलब नहीं होता शॉर्ट में याद करना, स्मार्टली इन चीजों को कवर अप करना ताकि कुछ चीजें छूटे नहीं। तो अगर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आपको आता है स्टोरेज ऑफ डेटा या अलग से मास्टर डेटा या नॉन मास्टर डेटा, तो आप इन सारे चार्ट फॉर्म में इसको डिपिक्ट कर सकते हो। प्लीज नोट इट डाउन। वाई मास्टर डेटा एंड नॉन मास्टर डेटा, क्या जरूरत है, अकाउंटिंग ऑब्जेक्टिव का क्या उद्देश्य होता है? बेसिकली कोई भी ट्रांजैक्शन, कोई भी इवेंट होता है, सबसे पहले ट्रांजैक्शन होना जरूरी है, उसके बाद ही ना उसकी प्रोसेसिंग होगी और फिर जाकर के उसका रिपोर्ट में इफेक्ट आएगा। P&L बैलेंस शीट जो कि अपने बात कर रहे हैं, बेसिकली फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की अगर अपने बात करें बेसिकली, तो उसका प्रभाव या इफेक्ट उस ट्रांजैक्शन का कैसे हुआ, अल्टीमेट इफेक्ट वहीं पर रिफ्लेक्ट होगा। तो इसीलिए आवश्यक है मास्टर डेटा की और नॉन मास्टर डेटा की। एक सिंपल ट्रांजैक्शन का लेते हैं एग्जांपल। फॉर एग्जांपल कैपिटल इंट्रोडक्शन इन बिजनेस इन कैश फॉर ₹1 लाख। अब कैश इंट्रोड्यूस हुआ बिजनेस में, बिजनेस करना है, काम करना है, तो कैश इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, बिना पैसे के थोड़े काम होगा, तो काम करने के लिए कैश इंट्रोड्यूस हुआ। इसकी एंट्री बेसिकली क्या होगी? कैश टू कैपिटल, कैश आया, कैसे आया? कैपिटल इंट्रोड्यूस हुआ, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, क्रेडिट ₹1,00,000, बीइंग कैपिटल नरेशन क्या होगा? बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड इनटू द बिजनेस। सिंपल है। अब ये जो इंट्रोडक्शन हुआ बेसिकली कैपिटल का ₹1,00,000 का बिजनेस में, अब इसको अगर स्टोरेज की हम बात करें, इस डेटा की स्टोरेज मास्टर डाटा और नॉन मास्टर डेटा में कैसे होगा? ऑब्वियस सी बात है, मास्टर डेटा परमानेंट नेचर का, नॉन मास्टर डेटा नॉन परमानेंट नेचर का। तो मास्टर डेटा में क्या सेम रहेगा? वाउचर टाइप, रिसीव
या रसीद जो की है परमानेंट नेचर की, डेबिट लेजर नेम, क्रेडिट लेजर नेम, यानी कैश और कैपिटल जो की है एक बार क्रिएट हो गया मास्टर डेटा परमानेंट नेचर। तो मैम नॉन मास्टर डेटा क्या हुआ? वाउचर का नंबर, अमाउंट लाख रुपया, समय जिस तारीख, डेट जिस तारीख को कैपिटल इंट्रोड्यूस हुई, अगर आज की तारीख को लाख रुपया किसी पर्टिकुलर वाउचर नंबर में आया, हमने आज अपने बिजनेस में लाख रुपया इंट्रोड्यूस किया, अगली बार मेरे को फिर जरूरत है तो क्या उसी वाउचर नंबर पे हम इंट्रोड्यूस करेंगे? नहीं ना, वाउचर नंबर बदलेगा, अमाउंट जरूरी नहीं अगली बार लाख रुपया ही रहे, बदलेगा। टाइम जो डेट जो की है आज ही की डेट नहीं रहेगी, फिर हमको अगर इंट्रोड्यूस करना रहा तो वो डेट भी बदलेगा, तो वो सब क्या हो गए? नॉन मास्टर डेटा। अब समझ में आया? चीजें क्लियर हुई? मतलब परमानेंट नेचर का क्या हो गया? वाउचर टाइप जो की है, अकाउंट लेजर जो की क्रिएट किया गया, कैश कैपिटल जो की है मास्टर डेटा। नॉन मास्टर डेटा अमाउंट, डेट, वाउचर नंबर जो की है वो चेंज होगा, इट इज एक्सपेक्टेड टू चेंज फ्रीक्वेंटली, तो नॉन मास्टर डेटा। नेक्स्टली गोइंग अहेड विथ रिगार्ड टू वाउचर टाइप की अगर बात करें, वाउचर का मतलब क्या होता है? सिंपल अगर बात करें, अकाउंटिंग बात नहीं करते, सिंपल बात करें, वाउचर का मतलब क्या होता है? एक प्रूफ, एक एविडेंस की कोई घटना, कोई इवेंट घटा है। सिमिलरली अकाउंटिंग पर्सपेक्टिव की अगर अपने बात करें, वाउचर का मतलब एक डॉक्यूमेंट्री, कागजी सबूत जिसके तहत ये पता चलता है कि ट्रांजैक्शन हुआ है। तो वाउचर इज अ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस विथ रिगार्ड टू अ ट्रांजैक्शन। कई तरह के डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हो सकते हैं। रिसिप्ट या रसीद गिवन टू द कस्टमर आफ्टर मेकिंग पेमेंट बाय हिम इज अ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ऑफ अमाउंट रिसीव्ड। रसीद काट के कस्टमर को दे रहे हो, पैसा मिल गया है, तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है कि पैसा मिला है, रसीद काट के दिए। सेल इनवॉइस, परचेज इनवॉइस भी एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है कोई ट्रांजैक्शन की। जर्नल वाउचर इज अ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। अकाउंटिंग में हर ट्रांजैक्शन बिफोर इट इज रिकॉर्डेड मस्ट बी सपोर्टेड बाय अ डॉक्यूमेंट्री प्रूफ। कागजी प्रूफ क्या है अकाउंटिंग के लिए कि रसीद क्या है, उस रसीद को देख के ही उसकी अकाउंटिंग वगैरह जो की है वो होगी। इन कंप्यूटर लैंग्वेज the word voucher has got a little different meaning. Voucher is a place where transactions are recorded. It is a data input form for inputting transaction data. In accounting, there may be different type of transaction. Hence, we use different voucher types for recording different transaction. अलग-अलग voucher type होते हैं accounting system में, पर कंप्यूटर सिस्टम की अगर अपने बात करें, कंप्यूटर लैंग्वेज की अगर अपने बात करें, एक जगह जहां पे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है वही वाउचर होगा। परंतु अकाउंटिंग में अलग अलग वाउचर होते हैं। कॉन्ट्रा, पेमेंट, रिसिप्ट, जर्नल, सेल परचेज, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, मेमोरेंडम, परचेज ऑर्डर, सेल्स ऑर्डर, स्टॉक जर्नल, तो ये सारी चीजें बताई गई हैं। इसके बारे में डिटेल जानकारी लेने की आवश्यकता है, केवल एग्जांपल हम आपको दे रहे हैं कि ये सारे वाउचर टाइप्स होते हैं ना। वाउचर नंबर होता है, उसका एक नंबर होता है, एक डॉक्यूमेंट जो कि एविडेंस है तो उसका भी तो एक रसीद का नंबर होगा ना। इज अ यूनिक आइडेंटिटी ऑफ एनी वाउचर या डॉक्यूमेंट। मतलब एक वाउचर का एक ही नंबर रहेगा, दूसरे वाउचर का दूसरा नंबर रहेगा, सेम नंबर के वाउचर्स नहीं रहेंगे, अलग अलग नंबर के रहेंगे, उनकी अलग अलग आइडेंटिफिकेशन, यूनिक आइडेंटिटी रहेगी। वाउचर नंबर मस्ट बी यूनिक। Every voucher type shall have a separate number series. Obviously बात है, voucher number may have a prefix or suffix. आगे और पीछे कुछ addition किया जाएगा। All vouchers must be numbered serially. 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके voucher number होंगे, ऐसे नहीं कि 1 फिर 8 फिर 12 नहीं। All vouchers are recorded in a chronological order and hence voucher recorded earlier must have an earlier number. Obvious सी बात है, हर voucher series में sequence में numbered रहेगा, तो जो पहले सीरीज का है उसका पहला नंबर रहेगा। अकाउंटिंग फ्लो की अब अपने बात करते हैं। अकाउंटिंग फ्लो की अगर बात करें, नॉर्मल अगर बात करें किस तरीके से अकाउंट की जाता है, अकाउंटिंग किया जाता है, हम पहले भी बता चुके हैं। कोई भी अकाउंटिंग के लिए सबसे पहली बात, बहुत आवश्यक एसेंशियल बात है, कोई इवेंट का होना, ट्रांजैक्शन का होना, तब जाके तो बाकी का काम होगा। सबसे पहले स्टेप होता है ट्रांजैक्शन, कोई इवेंट हुआ। सेकेंडली वाउचर एंट्री जो की होती है, ये दोनों ही चीजें, ट्रांजैक्शन और वाउचर एंट्री आर परफॉर्म्ड बाय द ह्यूमन बीइंग, बाय द पीपल।
हाउएवर पोस्टिंग, बैलेंसिंग, ट्रायल बैलेंस और फिर प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट जो कि ये सॉफ्टवेयर द्वारा किया जाएगा। कोई ट्रांजैक्शन, कोई घटना घटी, सेल हुआ, उसकी वाउचर एंट्री हुई, अब उसकी पोस्टिंग होगी, बैलेंसिंग किया जाएगा, ट्रायल बैलेंस बनेगा और फिर प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट जो कि अल्टीमेटली जिसके लिए काम किया जा रहा है, जिसके लिए अकाउंटिंग हो रही है, जिस पर्पस के लिए उसको यूज किया जा रहा है, वो इफेक्ट उसका देखा जाएगा। कई प्रकार के लेजर होते हैं, पर्सनल, रियल, नॉमिनल, बट एज फार एज फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग सिस्टम आर कंसर्न्ड, लेजर को केवल दो ही भागों में क्लासिफाई किया जाता है, लेजर जिसका डेबिट बैलेंस हो, लेजर जिसका क्रेडिट बैलेंस हो। लेजर कई प्रकार के होते हैं, अकाउंट्स में पढ़ा ही होगा, पर्सनल, रियल, नॉमिनल, पर यहाँ पे बेसिकली फाइनेंशियल और अकाउंटिंग सिस्टम की अगर अपने बात करें, केवल लेजर जिसका डेबिट बैलेंस है, लेजर जिसका क्रेडिट बैलेंस है, उसी को माना जाएगा, उसी को कंसिडर किया जाता है, बेसिकली क्लासिफाई किया जाता है। उद्देश्य या ऑब्जेक्टिव क्या है अकाउंटिंग रिपोर्ट के लिए? प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट का ही उद्देश्य है। लेजर को क्लासिफाई किया गया है एसेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंडिचर। इनकम, एक्सपेंडिचर, प्रॉफिट लॉस, एसेट, लायबिलिटी बैलेंस शीट में जाएगा। कोई नई बात हम नहीं बता रहे, पता ही आपको। एसेट का मतलब क्या है? डू यू वांट मी टू एक्सप्लेन एसेट का मतलब क्या होता है? एसेट जो आपके लिए एडवांटेजियस है, जो आपके हित के लिए है, जिसे आप बेच सकते हो, जिसे आप इस्तेमाल कर सकते हो फॉर योर पर्पस। लायबिलिटी, कर्जा जो कि आपको चुकाना है। इनकम, बेनिफिट जो कि आपको इनकर होकर के आ रहा है। एक्सपेंसेस, खर्चा जो कि आप इनकर कर रहे हो काम करने के लिए, बिजनेस करने के लिए। एसेट, एग्जांपल कैश, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, इक्विपमेंट। लायबिलिटी की अगर बात करें, डेब्ट या लोन, अकाउंट्स पेबल, आउटस्टैंडिंग अमाउंट जो की है वो। इनकम, इनकम आपकी सेल से होती है, इनकम आपकी इंटरेस्ट इनकम, रेंटल इनकम, किसी भी और अदर सोर्सेज माध्यम द्वारा अगर इनकम आपकी आ रही है, ऑपरेटिंग इनकम, वो इनकम। एक्सपेंसेस, खर्चा जो कि आप इनकर कर रहे हो, चाहे सैलरी दो, चाहे बिल दो, चाहे अदर एक्सपेंसेस जो कि आप पेमेंट कर रहे हो, वो एक्सपेंडिचर होता है। टोटल इनकम और टोटल एक्सपेंडिचर का जो डिफरेंस होगा वो प्रॉफिट एंड लॉस में रिफ्लेक्ट होगा, जिसको आप बैलेंस शीट में लेके जाते हो। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर बॉइल्स डाउन टू बैलेंस शीट। बैलेंस शीट इज द लास्ट पॉइंट ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस। ऑब्वियस सी बात है, अंतिम जो की है स्थिति, स्टेज बैलेंस शीट की ही होती है। प्रॉफिट एंड लॉस का जो अमाउंट है वो ट्रांसफर होकर के आता है, डिफरेंस जो की है बेसिकली। इनकम, एक्सपेंडिचर, लेजर आर कंसिडर्ड इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एसेट, लायबिलिटी, लेजर को कहां कंसिडर किया जाता है? बैलेंस शीट में कंसिडर किया जाता है। ग्रुपिंग ऑफ लेजर की अगर अपने बात करें, 4 बेसिक ग्रुप्स इन अकाउंटिंग होते हैं, इनकम, एक्सपेंडिचर, एसेट, लायबिलिटी। सब ग्रुप कई एक हो सकते हैं। ग्रुपिंग इज बहुत एसेंशियल, बहुत आवश्यक, विच टेल्स अबाउट द नेचर ऑफ लेजर, वेयर इट इज टू बी शोन एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग। तो इन सारे एस्पेक्ट के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया। वी हैड अ डिस्कशन विथ रिगार्ड टू ईआर सिस्टम के बारे में डिस्कशन किया कि सिस्टम क्या होता है बेसिकली, प्रोसेस के डेफिनेशन के बारे में बातचीत की, फर्दर मेजरली इंपॉर्टेंटली डेटा के स्टोरेज के बारे में बात की, मास्टर डेटा और नॉन मास्टर डेटा। मास्टर डेटा को फर्दर क्लासिफाई किया गया अकाउंटिंग, इन्वेंट्री, पेरोल और स्टैट्यूटरी मास्टर डेटा में। नॉन मास्टर डेटा which are expected to change frequently, these are not permanent in nature. Further we had a discussion क्यों डेटा और मास्टर डेटा की जरूरत होती है, ट्रांजैक्शन को इनकर होने के बाद उसकी प्रोसेसिंग और फाइनली उसका रिपोर्ट में जो इफेक्ट या प्रभाव होगा उसके लिए मास्टर डेटा और डेटा की जरूरत आवश्यकता होती है। एग्जांपल हमने देखा था, कैश इंट्रोड्यूस होता है बिजनेस में, तो उसमें मास्टर डेटा क्या होते हैं, नॉन मास्टर डेटा क्या होते हैं। वाउचर टाइप जो की है, लेजर जो की है कैश कैपिटल, मास्टर डेटा। वाउचर नंबर, डेट और अमाउंट, नॉन मास्टर डेटा। वाउचर टाइप्स कई प्रकार के होते हैं। वाउचर टाइप एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस प्रूफ होते हैं किसी घटना के, ट्रांजैक्शन के होने की। सेल इनवॉइस, परचेज इनवॉइस, अदर वाउचर्स आर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस विद रिगार्ड टू द ट्रांजैक्शन। साथ ही साथ हम लोगों ने डिस्कशन किया वाउचर नंबर जो कि अलग अलग रहेगा, सीरीज में रहेगा, सीक्वेंस में रहेगा, हर वाउचर का नंबर अलग रहेगा, प्रीफिक्स सफिक्स रहेगा, आइडेंटिटी यूनिक रहती है। अकाउंटिंग फ्लो किस प्रकार से होगा, कोई ट्रांजैक्शन पहले घटना घटी, इवेंट हुआ, उसकी बेसिकली वाउचर एंट्री हुई, पोस्टिंग हुई, फर्दर बैलेंसिंग होती है, ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। टाइप ऑफ लेजर, रियल, नॉमिनल, पर्सनल सुना होगा अकाउंट्स में, परंतु फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग सिस्टम की अगर बात करें, लेजर्स दो कैटेगराइज में दिया गया है, डिवाइड किया गया है। लेजर हैविंग डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस।
इनकम एक्सपेंडिचर प्रॉफिट एंड लॉस में, एसेट लायबिलिटी बैलेंस शीट में. This brings us to the end of this session. We'll be continuing in our next session.